आज की क्लास में फ़िलहाल हम स्लाइड तक ही रहेंगे। आज की क्लास में हम प्रैक्टिकल पे नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे। और कुछ टॉपिक्स मुझसे कहे थे क्लास के अंदर स्टूडेंट्स ने, जिसके अंदर जो भी चीज़ें थी मैं देखूंगा, अगर मुझे मौका मिला, वक्त मिला, तो हम उसको रिवीजन का जो है ना सारा सिनेरियो वो ज़रूर कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो एंगुलर जेएस की जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं आज, वो कुछ ऐसे हैं कि हम इस सेशन के अंदर ये समझेंगे कि बेसिकली एंगुलर जेएस क्या है। ठीक है। अब एंगुलर जेएस का जो अगर मैं देखूँ ना, तो उसको चूज़ करने का रीज़न क्या है, कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से मैं एंगुलर जेएस को चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। फिर थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि एमवीसी का आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है। एमवीसी आप लोगों ने शायद ये जो नाम है फर्स्ट टाइम सुना होगा। ठीक है। और मे बी अगर पहले भी सुना हो तो शायद सुना हो, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद आपने ना सुना हो। ठीक है। अच्छा, फिर एंगुलर जेएस कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कहाँ कहाँ यूज़ होती रही है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा, मे भी शायद 12 बजे ख़त्म भी हो जाए। मैं आज तो फिलहाल बहुत हल्का सा ही बर्डन, ज़्यादा नहीं रखना चाह रहा। ठीक है। अच्छा, एंगुलर जेएस का ज़रा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एंगुलर जेएस इज अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क दैट इज यूज्ड टू बिल्ड ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन। ज़रा नीचे एग्जांपल देखें, एक आदमी अपनी उंगली से वेबसाइट को स्वाइप कर रहा है। ठीक है। एंगुलर जेएस बेसिकली एक ऐसा फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी, जावास्क्रिप्ट आपको मैंने ही पढ़ाई थी। जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा फ्रेमवर्क है एंगुलर जेएस, जिससे आप ब्राउज़र बेस्ड, यानी जो ब्राउज़र में एप्लीकेशन होती है ना आपके, उस तरह की जो वेब एप्लीकेशन होती हैं वो आप डेवलप कर सकते हैं, यानी आप वो बना सकते हैं। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये एप्लीकेशन एंगुलर जेएस पे बनी हुई है, यानी ये वेब एप्लीकेशन या ये वेबसाइट ये एंगुलर जेएस पे बनी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका सब कुछ काम एंगुलर जेएस पे हुआ होता है। नहीं, रिस्पेक्टिव जैसे डिजाइनिंग हो गई, डिजाइनिंग एंगुलर जेएस पे नहीं होती, आपको उसके लिए एचटीएमएल सीएसएस यूज करनी पड़ती है। तो हर चीज़ का एक काम होता है। इसका मतलब वहाँ पे जो यूजर इंटरेक्शन के लिए जो फ्रंट एंड पे डेवलपमेंट होती है ना, जैसे स्क्रिप्टिंग हमने जावास्क्रिप्ट में की थी, वो सारा काम क्या होता है, एंगुलर जेएस के थ्रू होता है। ठीक है। और भी एंगुलर जेएस कुछ डेटा बाइंडिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम आती है, बहुत सारे डायरेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कस करेंगे उनको क्लासेस के अंदर आके। ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर एंगुलर जेएस हमारे काम आती है। ठीक है। अच्छा, एंगुलर जेएस वही वाली बात कि अगर कोई आपसे कहे कि ये वेबसाइट एंगुलर जेएस पे बनी हुई है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उस वेबसाइट में सिर्फ और सिर्फ एंगुलर जेएस है। नहीं, रिस्पेक्टिव जगह पे जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ एंगुलर जेएस अप्लाइड मौजूद है। ठीक है। अच्छा, फिर इट इज़ यूजफुल इन बिल्डिंग सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन जो होती है ना, वो एंगुलर जेएस के अंदर बनाई जाती हैं, उसके लिए यूजफुल है बहुत ज़्यादा। ठीक है। जावास्क्रिप्ट में भी बनती थी एंगुलर जेएस की, यानी जावास्क्रिप्ट में भी एप्लीकेशन बनती हैं, या उसमें भी हम स्क्रिप्टिंग का काम करते हैं, बट वही सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं, उसमें तो मल्टी पेज एप्लीकेशन भी बनती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई सिंगल पेज वेबसाइट बना रहे हो, तो उसके अंदर भी एंगुलर जेएस काफ़ी यूजफुल रहती है। यानी ऐसा नहीं है कि एंगुलर जेएस का यूज उसमें ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और वही कि समझ लो कि डाटा वगैरह को लोड करती है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ एक डिफ पर एंगुलर जेएस की स्क्रिप्टिंग लगाओ और पूरी वेबसाइट पर ना लगाओ। इसके कहने का मतलब ये है कि सिंगल पेज के ऊपर और डायनामिकली डाटा लोडिंग और वो सारी चीज़ें, इस यहाँ पे पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि आपने एक डिफ के ऊपर एंगुलर जेएस का स्कोप अप्लाई कर दिया, और बाकी पूरी एप्लीकेशन ना उसके ऊपर आपने सिर्फ जावास्क्रिप्ट यूज़ कर ली। ये इससे मुराद ये है। ठीक है। अच्छा जी, फिर एंगुलर जेएस के बानी, यानी एंगुलर जेएस किस किसने डेवलप की, किस किसने इसके अंदर मजीद काम किया। ठीक है। एंगुलर जेएस है क्या जी? इट इज़ रिटन इन जावास्क्रिप्ट with a reduced jQuery library called jQuery line। ठीक है। यानी ये reduced form of jQuery, जिसके मॉड्यूल होता है ना, मॉड्यूल, वहाँ पर हम jQuery को यूज़ कर रहे होते हैं। और इवन अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ ना, तो मॉडल्स ही नहीं, जहाँ पर हम इसका कोड लिख रहे होते हैं HTML के साथ, वहाँ पर भी हम jQuery लाइट का यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है। जावास्क्रिप्ट और jQuery लाइट के मिक्सचर का नाम है बेसिकली एंगुलर जेएस। इन दोनों के मिक्सचर से अगर कहना कि कौन सी लैंग्वेज बनी, तो वो एंगुलर जेएस होगी। ठीक है। अच्छा जी, फिर मिस्कू हेवरी एंड एडम्स एब्रॉन्स। ठीक है। ये दो डेवलपर्स हैं जिन्होंने बेसिकली एंगुलर जेएस को डेवलप किया। सही है। और 2000, आई थिंक 2007 2008 के अंदर इन्होंने अपना जो वर्क था काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया था। तो 2008 या 9 तक इन्होंने अपना काम काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया था। 2010 के अंदर फाइनली
2010 अर्लियर के अंदर यानी अक्टूबर के अंदर तो यहाँ पे डेट लिखी हुई है, बट अर्लियर 2010 के अंदर एंगुलर जेएस अनऑफिशियली रिलीज कर दी गई थी। आई थिंक फरवरी के अंदर शायद रिलीज की गई थी, फरवरी या जनवरी में रिलीज की गई थी। और इसके अंदर काफ़ी सारे बग्स आए थे शुरू में, काफ़ी सारी डेटा बाइंडिंग के लिए और यानी PJAX और बहुत सारी चीज़ों के अंदर इसमें प्रॉब्लम्स आई थी। बट फिर फर्दर ऑन इन्होंने जुलाई अगस्त तक इन्होंने वो सारे जो बग्स थे, जो प्रॉब्लम्स थी, वो फिक्स कर दी थी। और अक्टूबर के अंदर जो यहाँ डेट लिखी हुई है कि भाई जो इट वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन अक्टूबर 2010, ठीक है। तो जो फर्स्ट इन्होंने फिर रिलीज की थी ना ऑफिशियली, वो अक्टूबर 2010 के अंदर इन्होंने रिलीज कर दी थी, ठीक है। और लेटेस्ट वर्जन जो है वो अभी एंगुलर जेएस का कौन सा चल रहा है इस बुक के हिसाब से 2.4.3 इन एंगुलर जेएस जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, ठीक है। एंगुलर जेएस का हम लेटेस्ट वर्जन अभी देखेंगे जब एंगुलर जेएस की फाइल को इसकी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे या CDN वगैरह को यूज़ करेंगे, जैसा भी है वो देखेंगे। ये इन तीनों शहजादों की तस्वीरें हैं जिसमें जेक्वेरी लाइट भी मौजूद है, ठीक है। हमारे पास मिस्को हैब्री भी मौजूद है और एडम ज़ेब्रॉन्स भी मौजूद है। अच्छा, तो व्हाट इज एंगुलर जेएस, सवाल अभी हमारे जहन में है और इस सवाल को जहन में रखिएगा और अभी इसके आंसर आपको मिलते जाएंगे। सो इट इनेबल्स द डेवलपर टू एनकैप्सुलेट अ पोर्शन, वही कि आप क्या कर सकते हो, एक पोर्शन को इनकैप्सुलेट कर सकते हो। एक पोर्शन को सिलेक्ट करके, जैसे यहाँ पे देखो 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब एक येलो वाले कैरेक्टर ने क्या किया है, ब्लू वाले बॉक्स को देखा हुआ है। ब्लू वाले कैरेक्टर ने क्या किया है, ग्रीन वाले बॉक्स को उसने तवज्जो के साथ देखा। फिर उसके बाद एक और बॉक्स ने क्या किया, उसने रेड वाले बॉक्स को अलग से देखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन को। यानी आप, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पेज एक साथ ही एंगुलर जैसा आपने पूरे पेज पर अप्लाई करनी है, पूरी फाइल पे अपने HTML की अप्लाई करनी है, नहीं। आप एक सर्टेन एरिया के ऊपर भी HTML या एंगुलर जेएस को अप्लाई कर सकते हो। अब आपकी वो डिव आपकी एंगुलर जेएस की एप्लीकेशन भी कहला सकती है, ठीक है। इस तरह से कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद the objective of AngularJS is to provide a framework that makes it easy to implement well hmm, well designed and well structured web pages, ठीक है। MVC का आप ये समझ लो कि AngularJS का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो कुछ फ्रेमवर्क्स के थ्रू, क्योंकि MVC AngularJS खुद एक फ्रेमवर्क है, तो AngularJS का एक मकसद ये भी है, एक एम ये भी है कि वो अब जो इम्प्लीमेंटेशन है ना उसको स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर करें, ठीक है। यानी ऐसा ना हो कि हमारे एक फोल्डर हो उसमें 10 पेजेस बने हुए HTML के, उसमें लेट्स से 20 पेजेस बने हुए जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। और उसमें HTML के साथ जावास्क्रिप्ट लिखी हो, जावास्क्रिप्ट के साथ वाले ही पेज के अंदर .html की फाइल उसमें जावास्क्रिप्ट भी लिखी हुई है, ऐसा ना हो। ये क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं, आपकी फाइल हो स्ट्रक्चर्ड, वेल डिजाइंड, वेल मैनेज्ड, ठीक है। इसके लिए इन्होंने एक फ्रेमवर्क भी यहाँ पर एक डिज़ाइन पैटर्न भी फॉलो किया है एंगुलर में। इसके लिए यहाँ पर एक डिज़ाइन पैटर्न भी फॉलो किया है, ठीक है। वो भी हम अभी देखेंगे फर्दर अपनी क्लास, अभी आज भी देखेंगे उसको, आज भी समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, और नेक्स्ट क्लास में उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करके देखेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट में या उसके नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, एंगुलर जेएस मेक्स वेब एप्लीकेशन एंड द कोड वेरी सिंपल टू राइट, टेस्ट एंड मेंटेन, ठीक है। बहुत सिंपल लिखने के लिए, टेस्ट करने के लिए और मेंटेन रखने के लिए एंगुलर जेएस आपका कोड बहुत ज़्यादा आसान बनाती है, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा आसान बनाती है। अब एंगुलर जेएस ही क्यों चूज़ कर रहे हैं हम, वाई, तो भाई एंगुलर जेएस चूज़ करने का की वजह जो है ना वो ये है कि कुछ रीजन है, इट मेक्स अस इम्प्लीमेंट MVC, ठीक है। वही वाली बात है कि ये कुछ ऐसे डिज़ाइन पैटर्न्स को फॉलो करती है एंगुलर जेएस, जिससे आपको काम करने में बहुत आसानी होती है। ज़रा यहाँ देखें, ये पजल्स दिख रहे हैं आपको सॉल्व करते हुए, ये पजल्स दिख रहे होंगे आपको सॉल्व करते हुए, ठीक है। अब एंगुलर जेएस आपको आसानी क्यों देती है, आपको MVC की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से आप क्या, मतलब आप लोग क्या सोच रहे होगे कि यार सर कह रहे हैं MVC की इम्प्लीमेंटेशन होती है, MVC की इम्प्लीमेंटेशन होती है, क्या है ये, ठीक है। इसको तो अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको तो अभी हम देखेंगे MVC क्या है। बट MVC की इम्प्लीमेंटेशन से मेरी मुराद ये है कि MVC की इम्प्लीमेंटेशन से हमें आसानी होती है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो वेल स्ट्रक्चर्ड हो जाती है, अच्छी तरह से एक सही से मैनर के अंदर हम एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। और सिर्फ एप्लीकेशन के पेजेस को डिज़ाइन करना नहीं होता, ये स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है एप्लीकेशन की फाइल्स को, एप्लीकेशन के कोड को, ठीक है। एप्लीकेशन में हर चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड, बहुत ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर हम मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। और इट अलाउज अस टू हैव आवर कस्टम डिफाइंड टैग्स इन HTML, ठीक है। आप अपने कस्टम डिफाइंड टैग्स रख सकते हो HTML के अंदर, जाहिर है आप
एट्रीब्यूट्स जो है ना अपनी मर्जी के रखते हो, तो वो कस्टम डिफाइंड टैग्स हो जाते हैं बेसिकली। आप HTML के टैग के अंदर अपनी मर्जी के एट्रीब्यूट्स रखते हो जो कि एंगुलर जेएस के होते हैं, तो ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स सिंपल एंड फ्लेक्सिबल फिल्टर्स दैट हेल्प्स अस टू इजीली फॉर्मेट डाटा। अभी हम फिल्टर्स पे भी आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये बता रहा है कि भाई आप क्या कर सकते हो, आपको क्या प्रोवाइड करता है एंगुलर जेएस, आपको एक चीज़ प्रोवाइड करता है कि आप सिंपल और फ्लेक्सिबल फिल्टर्स के थ्रू अपने डाटा को फॉर्मेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी महसूस करोगे, ठीक है। अच्छा, वाई डू वी चूज एंगुलर जेएस? बेसिकली एंगुलर जेएस एप्लीकेशंस यूजेस लेस कोड देन ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट। बिल्कुल, जावास्क्रिप्ट का कोड कम होता है और एंगुलर जेएस का कोड ज़्यादा, यानी सॉरी जावास्क्रिप्ट का कोड ज़्यादा होता है और एंगुलर जेएस का कोड ज़रा कम होता है। फिर एंगुलर जेएस एप्लीकेशन नीड लेस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी लेस कोड होता है तो डॉक्यूमेंट भी कम बनते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट लेस डॉक्यूमेंट, ठीक है, और मैनिपुलेशन वगैरह कम होती है इसके अंदर। इट सप्लाइज सेवरल बिल्ट इन सर्विसेज, बहुत सारी इसके अंदर बिल्ट इन सर्विसेज होती हैं और आप अपनी खुद की भी बना सकते हो, ठीक है। हम सर्विसेज बनाएंगे भी और इसकी अपनी भी यूज़ करेंगे। अच्छा, इट इज़ ईजी टू टेस्ट एप्लीकेशन एंड डेवलप देम यूजिंग अ टेस्ट ड्रिवन अप्रोच। ज़ाहिर है आप एंगुलर जेएस के अंदर, बिकॉज एंगुलर जेएस के अंदर आप एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो, तो फिर आप वो टेस्ट ड्रिवन अप्रोच को फॉलो कर सकते हो कि आपने पहले एप्लीकेशन को टेस्ट किया, देन उसको मार्केट में लॉन्च किया, ठीक है। इसके बहुत सारे टेस्टिंग मैकेनिज्म भी आते हैं एंगुलर जेएस के अंदर यहाँ पे, ठीक है। अब आता है एमवीसी स्ट्रक्चर। एमवीसी स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं आमतौर पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक किसी भी रेस्टोरेंट की, ठीक है। मैं यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ किसी भी रेस्टोरेंट की। रिस्पॉन्ड, यानी मैं मिसाल दूँ अगर किसी रेस्टोरेंट की। अभी आप लोग समझो कि आप लोग इस स्लाइड को नहीं देख रहे, ठीक है। लेट से मैंने डिस्प्ले हटाया हुआ है, मैंने टर्न ऑफ किया हुआ है अपना डिस्प्ले, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया हुआ आपको। लेट से आप आंखें बंद करके सिर्फ ये सोचो कि एक रेस्टोरेंट में आप गए हो, ठीक है। हम एमवीसी पढ़ रहे हैं और आप एक रेस्टोरेंट में गए हो, आपने एक वेटर को देखा, ठीक है, और आपने वेटर से कहा कि ऐसा करो वेटर, मुझे कोई भी एक डिश आपने ऑर्डर की है, मुझे ये डिश ला के दे दो, ठीक है। कोई भी एक आपने अपना ऑर्डर किया, आपने लेट से आप गए थे डिनर के लिए, आपने डिनर के अंदर कोई भी एक आइटम आपने ऑर्डर किया मेन्यू से, आपने कहा कि सुनो वेटर ये मुझे ला के दो ज़रा जल्दी। वेटर ने कहा सर जी बिल्कुल, मैं अभी अभी आया, ठीक है। वेटर ने आपका ऑर्डर दिया, वो कहाँ गया, वो गया किचन में, और किचन में उसने जो भी रेस्टोरेंट का किचन होगा वो वहाँ पे गया, और वहाँ पे उसने शेफ़ से कहा कि शेफ़ भाई ये बना दो। शेफ़ ने कहा कि यार ठीक है लाओ दो। उसने सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह को मिलाया जैसे भी वो करते हैं, सब कुछ उसने किया, और देन उसने एक डिश तैयार की। अब उसने दोबारा से वेटर को बुलाया, वेटर से कहा ये लो डिश तैयार है, जाओ जो क्लाइंट आए, जो कस्टमर आए, उनको जाके ये डिश सर्व कर दो, ठीक है। अब सर इसके अंदर एमवीसी कहाँ है? तो इसके अंदर एमवीसी मैं बताता हूँ। एमवीसी के अंदर जो एम है ना, जो जो सी है, ठीक है, ये होना चाहिए था कंट्रोलर मॉडल व्यू, यानी CMV। मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, CMV होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पहले रिक्वेस्ट आती है कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर कौन है? वेटर, ठीक है। कंट्रोलर रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और डाटा को मेंटेन, यानी डाटा के फ्लो को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अब जरा यहाँ पे देखो, अपनी आंखें खोल लें और यहाँ स्लाइड्स के ऊपर देखें आप जरा सब लोग। यहाँ स्लाइड्स में देखो तो यहाँ लिखा हुआ है कि मॉडल इज कंट्रोलर, देखो, ठीक है। कंट्रोलर इंटरेक्शन बिटवीन मॉडल एंड व्यू, ठीक है। कंट्रोलर क्या करता है? कंट्रोल द इंटरेक्शन, इंटरेक्शन को कंट्रोल करता है मॉडल और व्यू के दरमियान। यानी अगर आसान अल्फाज में बोले तो मैं जो होटल गया था, जो रेस्टोरेंट गया था, मैंने रिक्वेस्ट की एक कोई भी डिश की जो मुझे खानी थी, ठीक है, डिनर के लिए। अब मैं तो यूज़र हूँ, मैं किसी वेबसाइट पर आया, मैंने ऑर्डर की क्या चीज़, मैंने कोई डिश ऑर्डर की। अभी मैं रेस्टोरेंट में था, मैं वेबसाइट पर आ गया, वेबसाइट पे आया, मैंने डिश ऑर्डर की खाने की, ठीक है। जो सर्विस ये ऑर्डर लेकर और डेटाबेस में लेके जाएगी ना, वो मेरा कंट्रोलर है। जो भी सर्विस, जो भी तरीका, जो भी फिनोमेना मेरा ये ऑर्डर लेकर डेटाबेस में जाएगा और वहाँ चेक करेगा कि ये डिश मौजूद है या ये डिश बन सकती है या नहीं, ठीक है। वहाँ जाएगा, ठीक है, और वहाँ जाकर ये चेक करेगा कि यार ये डिश बन सकती है नहीं बन सकती,
तो वो चीज़ जो मेरी रिक्वेस्ट को लेके जा रही है और उसको हैंडल कर रही है वो क्या है, कंट्रोलर। जैसे कि रेस्टोरेंट के अंदर वेटर हमारा कंट्रोलर है, ठीक है। तो कंट्रोलर ये हो गया, कंट्रोलर बेसिकली रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और मेरे और मॉडल के दरमियान का जो ताल्लुक है, यानी मेरे और शेफ के दरमियान का जो ताल्लुक है, ठीक है, इसको मेंटेन करता है, इसको इसको अच्छा करता है। क्योंकि मैं अगर शेफ की बुराई करूंगा तो शेफ मेरे लिए खाना अच्छा नहीं बनाएगा, और अगर शेफ ये समझेगा कि तकी साहब ने पैसे नहीं देने तो शेफ तब भी खाना अच्छा नहीं बनाएगा, और मैं मुझे लगेगा कि यार शेफ खाना अच्छा बनाता ही नहीं है, ठीक है, तो मैं भी पैसे पूरे नहीं दूंगा, मैं आऊँगा ही नहीं रेस्टोरेंट के अंदर। तो वेटर की जिम्मेदारी क्या है, वो मेरे और शेफ के, या वो व्यू, जो कि मैं यूज़र हूँ तो व्यू व्यू पे ही काम करूँगा ना, मैं सारा HTML की वेबसाइट पे काम करूँगा। व्यू यानी मेरा फ्रंट एंड जो कि डिज़ाइन व्यू का, उसके और मॉडल के दरमियान के जो ताल्लुकात हैं उनको अच्छा करें, ठीक है। जैसे पाकिस्तान अमेरिका और तालिबान के ताल्लुकात को अच्छा करने की कोशिश करता है ना कभी कभी, अब बहुत अच्छे बनते हैं हम लोग, उस तरह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, कौन है, हम कंट्रोलर है, ठीक है। जो अमेरिका व्यू और तालिबान मॉडल यानी इनके ताल्लुकात को हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम क्या है, बीच में हम कंट्रोलर हैं जो कि इन दोनों की रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे होते हैं। अब लेट से मैं रेस्टोरेंट की मिसाल दूं तो वेटर क्या कर रहा है, वेटर मेरी रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, यानी कंट्रोलर यूजर की रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है और उसे मॉडल तक लेके जा रहा है, यानी शेफ तक लेके जा रहा है। शेफ क्या कर रहा है, इंग्रेडिएंट्स को मैशअप करके मिला के जो भी चीज़ बनी उसने क्या किया, उसने मुझे नहीं ला के दे दी, ऐसा नहीं किया, वो चल के आया बाहर किचन से, बोला ये तकी साहब आपकी डिश तैयार है, लाए पैसे दें, ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेगा, दोबारा से वो भेजेगा वेटर को, वेटर से कहेगा भाई ये डिश पकड़ो, जाओ पैसे लेकर आओ, ठीक है। वेटर मुझ तक आएगा, वही कंट्रोलर ने रिक्वेस्ट को हैंडल करना है, जो रिक्वेस्ट को हैंडल करता है ना वही फिर रिक्वेस्ट के सिले के अंदर क्या प्रोवाइड करना है वो सब कुछ देखता है। लेट से मिसाल लेते हैं, आप किसी रिसेप्शन पर हो, ठीक है, आप कोई भी अपने ऊपर मिसाल ले, किसी भी खालिद है, खालिद एक रिसेप्शन पे बैठा हुआ है, एक रिसेप्शनिस्ट है खालिद, ठीक है। अब खालिद साहब एक रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं, मैं वहाँ पे गया, मैंने खालिद साहब से कहा खालिद साहब ये रिक्वेस्ट है यार मेरी, ये ज़रा देख लो, ठीक है। लेट से मेरे ऑफिस का काम है, मैं अपने ऑफिस में काम करता हूँ, यहाँ पे ये रिसेप्शनिस्ट है, मैंने कहा खालिद साहब यार ये चीज़ें देख लो और ये मुझे ना काम अभी दोपहर तक चाहिए, ये ज़रा कर दो। मैं डाटा की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डाटा मुझे चाहिए अभी दोपहर में, ठीक है, और आप ये ज़रा मेरा मसला जो है ना ये हैंडल कर दो। वो मेरी रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे। अब अगर डाटा पड़ा हुआ होगा सेंटर में या मेरे ऑफिस में डाटा होगा जो मैंने रिक्वेस्ट की है तो वो मुझे प्रोवाइड कर देगा, खालिद साहब मुझे प्रोवाइड कर देंगे। अगर डाटा होगा नहीं तो वो कहेंगे सर सॉरी, ठीक है, सिंपल। तो ये डाटा की रिक्वेस्ट हैंडल करने वाला कौन होता है, कंट्रोलर। या यूज़र की जो रिक्वेस्ट होती है उसको हैंडल करने वाला कौन होता है, कंट्रोलर। अब चलो आगे, शेफ क्या कर रहा है, शेफ या खालिद साहब के पीछे बैठा हुआ वो सेंटर का पूरा रूम जो उनको डाटा प्रोवाइड करेगा, शेफ क्या कर रहा है, सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, सारा जो काम है ना वो शेफ कर रहा है। खाना बना कौन रहा है, मैं रेस्टोरेंट क्यों जाता हूँ खाना खाने, खाना बनाता कौन है, शेफ। तो फंक्शनैलिटी है ना, जो फंक्शन होता है आपकी एप्लीकेशन में, जो फंक्शन होता है सारा, जिसमें आप डाटा को होल्ड करते हो, किस लॉजिक पे डाटा जाएगा नहीं जाएगा, वो सब आप लिखते हो कहाँ पर, मॉडल के अंदर। वो सारी लॉजिक का जो कोड है ना वो मॉडल में लिखते हो। यहाँ पे जैसे शेफ सारा खाना बना रहा है, ठीक है, कोड सारा शेफ कर रहा है, ठीक है, ये शेफ। अब व्यू क्या है, व्यू वो HTML CSS है जो आपको नजर आ रही है, कितनी आसान अल्फाज में बता सकता हूँ, ठीक है। व्यू वो सिंपल कोड है HTML CSS का जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जिसे आप देख सकते हो, और इसके अलावा व्यू कुछ नहीं है, सही है। अच्छा, इसके अलावा चलो मैं, ये तो मैंने कह दिया कि भाई व्यू वो चीज़ है जो आपको नजर आ रही है। व्यू क्या करेगा, बस जब मॉडल यानी शेफ वेटर को खाना देगा ना तो वेटर वो खाना आपके सामने ला के रख देगा, यानी व्यू। अभी आपके सामने थी खाली प्लेट, तो व्यू आपके पास खाली था, आपने रिक्वेस्ट की कंट्रोलर से, कंट्रोलर मुझे इस प्लेट में ये खाना चाहिए, तो कंट्रोलर क्या, मॉडल के पास, मॉडल ने बनाया खाना, मॉडल ने आपको खाना ला के दिया और आपकी प्लेट के अंदर या आपकी जो भी डिश थी उसके अंदर उसने वो चीज़, वो फूड, वो मील सर्व कर दिया। अब आपके व्यू के अंदर डाटा आ गया, ठीक है, और आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई, सही है। इस तरह से हम भी काम किया करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो पूछें, समझ में आया तो बताएं, नहीं समझ में आया तो बताएं। और स्ट्रेंथ इतनी कम रहती है क्लास की, इतने ही लोग आते हैं क्या, ये भी बताएं। कोई अपना माइक बेशक ऑन कर ले, मसला नहीं है।
जी मैम क्लास के अंदर स्ट्रेंथ इतनी आती है या और भी स्टूडेंट्स आते हैं क्लास के अंदर? बिकॉज 7 लोग हैं सिर्फ अभी क्लास में। 7-8 ही आते हैं। अच्छा, अभी कौन है ऐसा जो अभी एब्सेंट है आज आज जो रोज आता है? देखो जरा पार्टिसिपेंट्स लिस्ट के अंदर देखो आप लोग, ऐसे कौन स्टूडेंट है जो अभी रोज आते हैं आज एब्सेंट है लेट से? और अच्छा, अमसा और हमूद है जो आज नहीं है क्लास में। अमसा तो शायद शुरू में थी क्लास में, आई थिंक, मेरे ख्याल से शायद शुरू में थी। एहतशाम अभी अभी आए, हम अमसा शायद शुरू में थी और उनकी शायद अटेंडेंस भी लगी है। एहतशाम की शायद नहीं लगी बिकॉज ही वाज नॉट फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। एमवीसी का स्ट्रक्चर यहाँ पे सबको समझ में आया या नहीं? एमवीसी ऐसा नहीं है कि ये बहुत सारी कोई यानी बहुत बड़ी बड़ी बलाएं हैं जो हमें परेशान कर देंगी। मैं मतलब हम एंग्लो जेस पढ़ने जा रहे होंगे तो कि हमें रोक लेंगे हाथ पकड़ के कि नहीं जाओ आगे नहीं बढ़ो, और छोड़ेंगे नहीं और बंद कर देंगे नहीं। एमवीसी बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है ये। जब आप इस पर काम करने लगोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एमवीसी को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हो। आप लोग सोचोगे यार तो सिंपल एंग्लो जेस का कोड है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पीछे जो मंतक जो पीछे लॉजिक अप्लाई हो रही है वो एमवीसी की लॉजिक अप्लाई हो रही है। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उन्होंने सब बताया हुआ कि एमवीसी का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, फंक्शनैलिटी, रिक्वेस्ट को प्रीव्यू करना, व्यू, और रिक्वेस्ट को कौन, जब मैं गेम खेलता हूँ तो मैं बटन्स प्रेस करता हूँ यहाँ कंसोल के। ठीक है, ये बटन्स प्रेस करता हूँ तो क्या होता है, ये गेमिंग के ऊपर, गेमिंग का जो भी मेरा मॉडल है, जो भी मेरी रिक्वेस्ट है वहाँ जाती है। इस पे मेरे कंप्यूटर पे रिक्वेस्ट जाती है यार ये गेम खोल दो। लेट्स से मैंने खेलना है जीटीए, ठीक है, मैंने ये गेमिंग कंसोल यूज़ किया, मैंने ये जॉयस्टिक यहाँ पे यूज़ करनी शुरू की। अब इसकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? इसकी रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ, यानी मॉडल पे, कि भाई तकी साहब को जीटीए 5 खेलना है इनको, या लेट्स से कोई भी एक गेम की मिसाल ले लें, इनको नीड फॉर स्पीड मिड टाउन मैडनेस बचपन में हम लोग खेलते थे। ठीक है, मिड टाउन मैडनेस इनको खेलना है और वो एक इनकी कार है वो चलानी है। ठीक है, अब मैं उसमें कार चला रहा हूँ, ठीक है, मैं जॉयस्टिक से आगे का जो फ्रंट व्हील मुझे ड्राइव करनी है, कोई भी गाड़ी आगे ड्राइव करनी है, अब मैं वो जॉयस्टिक को मूव कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो ये जो मैं मूव कर रहा हूँ ये मेरी रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है कंट्रोलर, और जब मूव होने पे वहाँ स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ गाड़ी चल रही है, तो वो क्या हो रहा है, शेफ बनाकर व्यू पे मुझे रेंडर करके दिखा रहा है कि यार ये देखो तभी तुम्हारी गाड़ी देखो कितनी तेज चल रही है। ठीक है, बस ये एमवीसी का पूरा मैकेनिज्म है। एमवीसी बहुत कोई बड़ी बला नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, अब एमवीसी कॉन्सेप्ट्स तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ चुके बहुत है काफ़ी। ठीक है, एमवीसी का जो प्रोजेक्ट है वो कुछ यानी एंगुलर जेएस के प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल कुछ यहाँ पे बताई हुई है आपको, सही है। इस तरह की कुछ चीज़ें आप देखोगे कि हमने लाइफ साइकिल के अंदर एमवीसी के अंदर इस तरह की कुछ चीज़ें देखनी है। अच्छा, इसका यूज़ क्या है भाई, एंगुलर जेएस कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, किस तरह से यूज़ हो रही है, वो ज़रा देख लो। कितनी कितनी इंडस्ट्रीज इसको कितना कितना यूज़ कर रही हैं, ये ज़रा से देख लो एक मरतबा। ठीक है, वैसे ये स्लाइड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, अच्छा कुछ एप्लीकेशन है ये PS4 के लिए, यूट्यूब है। अच्छा कनेक्ट करने से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें, तो बेसिकली यूट्यूब फॉर PS4, ठीक है, ये हमारे पास एंगुलर जेएस के ऊपर बनी हुई है। यानी एंगुलर जेएस पे बनने का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारा डाटा होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ज़रूरी नहीं है कि एंगुलर जेएस पे पूरी की पूरी वेबसाइट ही बनी हुई हो, नहीं,
इसमें से कोई इसकी जो लॉजिक जो फ्रंट एंड के लिए यूज होती होगी यकीनन वो एंगुलर जेएस पे बनती होगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं भाई? एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अच्छा अभी आप लोग देखोगे एक वेबसाइट आएगी जो एंगुलर जेएस पे बनी हुई है। अब अगर वो भी एंगुलर जेएस पे नहीं बनी हुई हो ना, तो फिर एंगुलर जेएस का तो फायदा ही नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, ये पेटीएम नाम की एप्लीकेशन है, एक प्लेटफॉर्म है इंडियन, ठीक है। और ये इंडिया में यूज़ होता है, यहाँ पे पेमेंट्स वगैरह का इनका कोई सिनेरियो है, तो ये पेमेंट्स वगैरह के लिए पेटीएम को यूज़ करते हैं। एटीएम की जगह इन्होंने पेटीएम रखा है अपना, ठीक है। ये फ्रीलांसर्स की वेबसाइट है, यहाँ पे हम फ्रीलांसिंग वगैरह का काम करते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, आप प्रोजेक्ट्स वगैरह लेकर और बुक बना के और यूजर्स को डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। फिर ये एक और एप्लीकेशन है यहाँ पर, एक बहुत अच्छी प्यारी सी एप्लीकेशन है, उसका नाम है angularjs.org। ये भी एंगुलर से बनी हुई है। तब आप सोचो ये एप्लीकेशन अगर एंगुलर पे नहीं होगी तो फिर क्या होगा एंगुलर जेएस पे, ठीक है। फिर एक ये पॉज के नाम से वेबसाइट है, ये भी यहाँ पे बनी हुई है एंगुलर जेएस पे, ठीक है। अब मॉज जी के नाम से एक वेबसाइट है, ठीक है, ये भी एंगुलर जेएस पे बनी हुई है। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एप्लीकेशन है जो एंगुलर जेएस के थ्रू काम कर रही हैं, ठीक है। आप लोगों को एमवीसी से क्या समझ में आया? आप मुझे कोई एक माइक अपना ओपन करके बताएं, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कौन मुझे माइक अपना ओपन करके बताएगा। मुझे एहतशाम, अगर तुम माइक ओपन कर सकते हो अपना तो बताओ जरा, एमवीसी में क्या समझ में आया? एमवीसी क्या समझ में आई और एंगुलर जेएस का क्या समझ में आया? एहतशाम। अच्छा, यहाँ पे आयशा अमीन आ रही है। आयशा अमीन, आपको समझ में आया कुछ? एमवीसी क्या है क्या नहीं है? अभी तो आए हो। किसी और को एमवीसी में कुछ समझ में आया है? कोई बता सकता है कि सर एमवीसी में मुझे ये समझ में आया? एनीवन, कोई भी? क्योंकि वही वाली बात है ना, क्लास के अंदर अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो फिर मज़ा नहीं आता क्लास के अंदर। मैं ही बोलता रहूँगा, आप लोग बात ही नहीं करोगे तो फिर क्या फ़ायदा, मज़ा ही नहीं आएगा क्लास में। आप में से कोई भी मुझे बता दें आपके आपको एमवीसी में क्या समझ में आया, अपना माइक वगैरह ऑन करके। तो मैम आप बता सकती हैं, और आई थिंक ईसा तुम बताना चाहो तो बताओ, महक, फाहद, एहतशाम और आयशा, आप में से कोई भी बता दो। आप लोग गलत ही बताओगे ना तो कोई मसला नहीं है, कम से कम आप लोग बताने का कॉन्फिडेंस तो रखोगे ना। बेशक माइक ऑन कर लें, चैट में बता दें, कोई मसला नहीं है। हाँ बिल्कुल, व्यूज़ को कंट्रोल करता है। असल में व्यूज़ को कंट्रोल आप, वो मैम सही कह रही है, व्यूज़ को कंट्रोल हम इस सेंस में कह सकते हैं कि हमारे व्यूज़ को कंट्रोल करके, और उसमें से जो रिक्वेस्ट आएगी ना, यानी मैं एक वेबसाइट पे जाऊँगा, एक बटन क्लिक करूँगा, अब बेसिकली हुआ क्या, कंट्रोलर ने भी मेरे व्यू को कंट्रोल किया, और उसमें जो रिक्वेस्ट आई ना उसको हैंडल करके उसको भेजा व्यू के पास, मॉडल के पास। मॉडल से कहा भाई ये रिक्वेस्ट है, ये चीज़ें हैं, प्रोवाइड करनी है किसको, कि यूज़र को देनी है। यूज़र ने रिक्वेस्ट की है व्यू के ऊपर, मॉडल ने सारी चीज़ें इकट्ठी की, सारा डेटाबेस से उठाया, सब कुछ एक साथ किया। अभी हम डेटाबेस नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, एक और बात मैं बहुत वाज़ेह बात में कह दूँ, अभी हम डेटाबेस फिलहाल नहीं पढ़ सकते। अभी आप लोगों ने डेटाबेस वगैरह की चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो अभी हम डेटाबेस के साथ काम नहीं कर सकते, ठीक है। हम यहाँ पे डाटा हार्ड कोडेड खुद से बनाएंगे और फिर उसके ऊपर काम करेंगे। तो लेट्स इट, कंट्रोलर ने कहा यार ये चीज़ें हैं यूज़र ने मंगवाई है, डाटा ये वाला भी तुमने बनाया ना, ये यूज़र ने मंगवाया। तो मॉडल ने कहा ठीक है ऐसा करो, ये इस तरह से अगर ये डाटा होगा तो चला जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं जाएगा। कंट्रोलर ने कहा ठीक है भाई, जो तुम कह रहे होगा। मॉडल ने कहा कि डाटा उठाओ और ये ले जाके व्यू को दे दो। कंट्रोलर ने डाटा उठाया, ये शॉपर में भरा सब डाटा, और डाटा उठाकर ले जाके उसने दे दिया किसको, यूजर को। अब वो व्यू पे दोबारा से डाल दिया उसने उसने पकड़ा शॉपर, उसने उठाया शॉपर, जैसे व्यू तक पहुंचा ना, अभी व्यू के ऊपर ही था, शॉपर फट गया, सारा डाटा व्यू के ऊपर जाके गिर गया, ठीक है। सारा डाटा कहाँ आ गया? अब यूजर के पास सारा डाटा आ गया, जो जो उसने मंगवाया था, व्यू के ऊपर सारा डाटा अवेलेबल होगा, ठीक है। मैं बहुत जितनी आसान कर सकता हूँ ना एग्जाम्पल, जितना ज़्यादा मैं तफरी में या जितना आसान कर सकता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज एमवीसी का स्ट्रक्चर अभी भी आपके काम आएगा और आगे भी काफ़ी काम आने वाला है आपके, सही है। बिल्कुल डाटा को मेंटेन करेगा,
बिल्कुल बिल्कुल सही 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 उमामा, बिल्कुल सही बताया आपने। सॉरी उमामा नहीं, आयशा, बिल्कुल सही बताया, ठीक है। इसी तरह से कंटूरर्स काम करता है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी समरी पढ़ लें, ठीक है, और फिलहाल फिर आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अगर कुछ आप लोगों ने कुछ पूछना है, ठीक है। एक दो बातें मैंने करनी है आपसे, इसके बाद ये समरी ज़रा देख लें टॉपिक्स के बारे में। से एक दो बातें मैंने करनी है, क्योंकि मुझसे कुछ लोगों ने कहा था कि सर कुछ टॉपिक्स देखने में। 1 मिनट यार, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ, वरना फिर फजूल में वो लंबी हो रही होगी रिकॉर्डिंग। आप लोग समरीज पढ़ लें जब तक।